हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन के लिए क्लास नंबर 13 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन कोर्स के लिए 12 क्लास कर चुके हैं, जिसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में डिटेल में समझाया गया है। ये जो है डीसी मोटर के लिए पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने डीसी मोटर को 5 पार्टों में पढ़ चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप जो लिंक दिया गया है या जो प्लेलिस्ट है फाउंडेशन कोर्स का, उसमें जा करके सब क्लासेस देख सकते हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पार्ट 5 में ये पढ़ लिए थे। डीसी मोटर में गति नियंत्रण का सिद्धांत, किस सिद्धांत पे गति को स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये EV/phi एन प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसको सिद्धांत को पढ़ लिए थे बढ़िया से। फिर उसके बाद डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की विधियां देखे थे। आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखे थे, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल विधि से हम लोग कैसे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद शंट फील्ड कंट्रोल मेथड देखे थे, इस विधि से हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ये देखे थे। फिर डीसी सीरीज मोटर में कंट्रोल की विधियां कौन कौन है, उसको देखे थे। तो ये सब डीसी सीरीज मोटर की कंट्रोल विधियां हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल विधि देखे थे। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डीसी मोटर जो होती है उसकी स्पीड को नॉर्मल से कम तथा नॉर्मल से अधिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 मशीन लगी रहती हैं वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण प्रणाली में, जिसमें एक मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और इन सबसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल कर चुके। ये जो हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे, इसको देखने के लिए आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डीसी मशीन के लिए दोष निवारण चार्ट पढ़ेंगे, जो उसमें फॉल्ट आते हैं डीसी मशीन में कौन से फॉल्ट आते हैं उसको देख लेंगे। फिर इसके बाद डीसी मशीन के लिए अनुरक्षण प्रक्रिया देखेंगे, रूटीन ऑपरेशन नियमित प्रचालन देखेंगे। नियमित मतलब कि टेस्ट कौन कौन करना चाहिए उसको। डेली मेंटेनेंस देखेंगे, रोज रोज क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है। साप्ताहिक मेंटेनेंस देखेंगे, मंथली देखेंगे, अर्धवार्षिक देखेंगे, वार्षिक अनुरक्षण देखेंगे। फिर इसके बाद अनुरक्षण कार्ड यानी मेंटेनेंस कार्ड क्या होता है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद मोटर सर्विस कार्ड को देख लेंगे, ये क्या होता है मोटर सर्विस कार्ड। फिर इसके बाद एसी टू डीसी ड्राइव कंट्रोल, एसी से डीसी ड्राइव के नियंत्रण कैसे करते हैं, डीसी डीसी ड्राइव कंट्रोल यानी कि चोपर सर्किट को देखेंगे। फिर इसके बाद इन सबसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास में डीसी मशीन के लिए दोष निवारण चार्ट को। देखिए यहाँ पे देखिए, डीसी मशीन के लिए दोष निवारण चार्ट है ये। लक्षण कारण निदान, क्या क्या उसमें लक्षण दिख सकते हैं। डीसी मशीन है, डीसी मशीन में देखिए क्या क्या आ सकता है। तो डीसी मोटर भी आ सकती है और डीसी जनरेटर भी आ सकती है। तो इन दोनों में जो भी मतलब उसमें फॉल्ट आते हैं, दोष आते हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए पहला लक्षण क्या दिखेगा उसमें, फॉल्ट क्या दिखेगा। ब्रश का अति शीघ्र घिस या पिग टेल का अति उष्मन या कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होना। जैसे ब्रश जो लगा हुआ है वो बहुत जल्दी से घिस जा रहा है, या पिग टेल जो ब्रश होता है और ब्रश से जुड़ा रहता है, ब्रश होल्डर के बीच में एक तार जोड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं, पिग टेल कहते हैं। वो अति उष्मन हो रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, या कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग हो रही है। तो क्या कारण हो सकते हैं। देखिए पहला कारण क्या हो सकता है, ब्रश पर अपर्याप्त तनाव है। जो ब्रश लगाए हैं उस पर से तनाव गायब हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया तनाव। तो क्या करेंगे, निदान के लिए ब्रश तनाव का परीक्षण करेंगे और यदि कम है तो उसको सही कर देंगे। फिर देखिए दूसरा कारण क्या हो सकता है, अधिक घिस जाने के कारण में से ब्रशों का पूर्ण रूप से न बैठना। जो ब्रश है वो सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो इससे यह समस्या आ सकती है। और क्या कारण हो सकता है, तो अति भारण यानी कि अत्यधिक ब्रश दबाव, या तो अधिक भार हो गया है या ब्रश पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है। तो इस वजह से क्या हो रही है, भारी चिनगारी आ रही है या ओवर हीट हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, ब्रश में जो तनाव उसको कम कर देंगे और जो भार है उसको कम कर देंगे। तो ये हमारी भारी जो चिनगारी है या ओवर हीटिंग हो रही है, उससे बच सकते हैं। तो ये लक्षण था, कारण निदान इसका हो गया। अब देखिए आगे अगला क्या है, लक्षण हो क्या हो सकता है। जो मशीन है डीसी मशीन, उसमें और क्या हो सकता है खराबी, तो ब्रश खड़खड़ाते अथवा शोर करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है, ब्रश होल्डरों का अत्यधिक घिस जाना। ब्रश जो होल्डर है वो ज्यादा घिस गया तभी भी खड़खड़ा सकता है। या जो उसमें अभ्रक माइका जो होता है, जो कम्यूटेटर बना होता है इस तरीके से, तो इसको ऐसे सेगमेंट में कटा रहता है कम्यूटेटर, और बीच में माइका डला रहता है, माइका अभ्रक।
तो वो यदि डालते हुए ये ऊपर उठ गया है, इससे इससे ऊपर उठ गया है, तो क्या हो सकता है वहां पे, जब ब्रश आएगा तो उसमें से खड़खड़ाने की आवाज आ सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, धारकों को समायोजित करें, जो होल्डर है, होल्डर बनाए हुए हैं ब्रश होल्डर, उसको सही से देख लेंगे, यदि घिस उस गया है तो बदल देंगे, और जो अभ्रक है उसको क्या कर देंगे, काट करके स्मूथ बना देंगे। फिर इसके बाद निम्न लोड पर चिनगारियां, लोड कम दे रहे हैं तभी भी क्या हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, कम्यूटेटर पर पेंट रसायन तेल ग्रीस लगा हो सकता है। जो कम्यूटेटर है उस पर पेंट लगा हो सकता है, या रसायन तेल या ग्रीस लगा हो सकता है, या वो गंदा हो गया है कहने का मतलब। तो ये निम्न लोड पे भी वहां से चिनगारियां आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, निदान में उपाय में, निदान में क्या करेंगे हम लोग, कम्यूटेटर को स्वच्छ करेंगे, यानी कम्यूटेटर को साफ कर देंगे। तो जो कम्यूटेटर को साफ कर देंगे तो ये चिनगारियां खत्म हो जाएगी। तो ये कारण हो सकता है। अब देखिए अगला उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, तो फील्ड कुंडली का अति उष्मन, जो फील्ड कॉइल है वो ओवर हीट हो जा रही है। तो क्या हो सकता है, परतों या चक्रों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो उसमें बाइंडिंग कर रहे हैं, बाइंडिंग के टर्नों में शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस वजह से ये ओवर हीट हो सकती है। तो उसको क्या करेंगे, दूषित कुंडली को पुनः बाइंडिंग कर देंगे। यदि बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई है, या उससे जो टर्न है वो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, तो उसको क्या कर देंगे, पुनः बाइंडिंग कर देंगे, तो वो सही हो जाएगी। अगला देखते हैं क्या उसमें दोष हो सकता है। तो अगला दोष ये हो सकता है कि आर्मेचर का अति उष्मन, जो आर्मेचर है वो ज्यादा ओवर हीटेड हो जा रहा है। तो यदि आर्मेचर ओवर हीटिंग होने लगेगा तो क्या कारण हो सकते हैं इसके ओवर हीटिंग होने के, आर्मेचर के सिरों पर अधिक वोल्टता, यानी कि वोल्टेज हाई हो गई है। जैसे कहने का मतलब कि 230 वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है, 230 वोल्टेज का मोटर है हमारा, और ये ज्यादा वोल्टेज पे आ गया है। इस पे जैसे इसके क्रॉस में ज्यादा वोल्टेज आ गया, जैसे 300 वोल्टेज आ गया, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो करंट उसमें से ज्यादा गुजरने लगेगी। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण, आर्मेचर में अधिक भार, आर्मेचर पे अधिक भार दे देंगे तो आर्मेचर अधिक धारा लेने लगेगा। जब अधिक धारा लेने लगेगा तो अधिक उष्मन होगा ही, क्योंकि इसमें आई स्क्वायर आर पावर लॉसेस होने लगेगा। फिर और क्या कारण हो सकते हैं, आर्मेचर के बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर के बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये सब कारण है। देखिए इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, जनरेटर के लिए स्पीड का अधिक होना, यदि जनरेटर है तो उसके सिरों पे अधिक वोल्टेज आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसके सिरों पे अधिक वोल्टेज आएंगे तो अति उष्मन होने लगेगा। क्योंकि देखेंगे जनरेटर के लिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आई पी एन जेड अपान 60 ए होता है। तो एन यहाँ पे स्पीड है, स्पीड बढ़ेगी तो इसके सिरे पे वोल्टेज का मान ये क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो करंट अधिक उसमें से गुजरने लगेगी और आर्मेचर हमारा ओवर हीटिंग होने लगेगा। तो ये स्पीड यदि अधिक हो गई है तो क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे। फिर इसके बाद लोड को कम करें, यदि लोड अधिक हो रहा है तो लोड को कम कर देंगे। शॉर्ट सर्किट के लिए मशीन का परीक्षण करें, यदि शॉर्ट सर्किट है बाइंडिंग उसको क्या करेंगे, परीक्षण करके बाइंडिंग को नई कर देंगे, नई बाइंडिंग कर देंगे तो ये दोष दूर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कारण है, मशीन प्रचालित होती है लेकिन अति उष्मित हो जाती है। मशीन तो चल रही है लेकिन क्या कर रही है, ओवर हीटिंग हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओवरलोडिंग है। कारण क्या हो सकते हैं, मशीन चल रही है लेकिन ओवर हीट हो रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं, ओवरलोडिंग है, ज्यादा उस पर लोड दे दिया जा रहा है, या बियरिंग उसकी क्या कर रही है, घिस गई है, जो बियरिंग लगी हुई है वो घिस गई है, या पुली का गलत अलाइनमेंट हो गया। जैसे कहने का मतलब ये मोटर है और इसका ये शाफ्ट है और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और यहाँ पे कोई मैकेनिकल लोड लगा हुआ है, इसकी पुली यहाँ पे है, यहाँ पे तो इस तरीके से तिरछा उछा लग गया है, अलाइनमेंट इसका गलत हो गया है। तो इस वजह से भी मशीन जो है ओवर हीट होने लगती है। तो क्या करेंगे, भार को कम करेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, भार को कम कर देंगे, ओवरलोडिंग से बच जाएंगे। फिर इसके बाद बियरिंग को प्रतिस्थापित करें, जो बियरिंग लगाए हुए हैं उसको बदल देंगे, घिस गई है तो गलत अलाइनमेंट है तो उसको क्या करेंगे, सही अलाइनमेंट कर देंगे, तो जो मोटर ओवर हीट हो रही है उससे बच सकते। आगे देखते हैं, देखिए मशीन में और क्या दोष हो सकते हैं, चलते समय कंपन कर रही है, मशीन चलते समय कंपन कर रही है। तो साधारण सी बात है कि जो आधार बोल्ट है यानी कि बेस बोल्ट है, जब उसको कसे हैं वो ढीला हो गया है, या ढीली कपलिंग पुलियां, जो पुली लगाए हैं वो ढीली हो गई है, या असंतुलित आर्मेचर, संतुलित नहीं है आर्मेचर, जो आर्मेचर है संतुलित कहने का मतलब कि उसके चारों तरफ एक समान भार नहीं है, तो वो असंतुलित हो गया तभी भी कंपन करेगा। अगला नंबर क्या है, कारण में क्षतिपूर्ण बियरिंग, क्षतिपूर्ण बियरिंग, जो बियरिंग लगी हुई है वो उसमें फॉल्ट आ गया है
तो इस वजह से भी क्या कर सकती है हमारी मशीन, कंपन कर सकती है। तो क्या करेंगे, यदि आधार बोल्ट ढीला है तो उसको कस देंगे, टाइट हो जाएगा। कपलिंग ढीली है तो उसको क्या कर देंगे, कस देंगे। यदि आर्मेचर असंतुलित है तो उसको संतुलित करेंगे। यदि आर्मेचर इस तरीके से है और इस पे चारों तरफ एक समान लोड नहीं है तो एक समान लोड करने के लिए तो कुछ मटेरियल रख देंगे जिससे चारों तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोड। तो जब संतुलित हो जाएगा आर्मेचर तो ये कंपन खत्म। फिर इसके बाद क्षतिपूर्ण बियरिंग है तो उस बियरिंग को बदल देंगे। अगला देखिए क्या उसमें दोष हो सकता है, तो यांत्रिक शोर आनी होगी, उसमें मैकेनिकल नॉइज आएगी, खट खट ऐसे कुछ, मतलब कि इस तरीके से हमिंग वमिंग ऐसे आवाज आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एयर गैप में बाह्य पदार्थ यदि कोई फंस, क्या कारण क्या हो सकते हैं, तो एयर गैप जो होता है, जो आर्मेचर होता है और आर्मेचर और फील्ड होता है उसके बीच में एयर गैप होता है, तो उस एयर गैप में देखें कोई पदार्थ तो नहीं फंसा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूषित संयोजित या दूषित बियरिंग, मतलब कि जो उसका संयोजन किया गया है वो गलत तरीके से संयोजन कर दिया गया है या बियरिंग में दोष है, तो यांत्रिक शोर हो सकता है। तो देखिए एयर गैप में बाह्य पदार्थ फंस गया है तो उसे क्या करेंगे, मशीन को स्वच्छ करेंगे, साफ कर देंगे किसी माध्यम से। फिर इसके बाद ये संयोजन गलती किया है तो उसको सही करेंगे, और बियरिंग दोषपूर्ण हुआ है तो उसको बियरिंग को ठीक करेंगे या नया बदल देंगे। अब देखिए क्या उसमें दोष हो सकता है मोटर में, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है, स्टार्टर में खुला परपथ, जो स्टार्टर है वो ओपन सर्किट हो गया है, या निम्न टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पे वोल्टेज कम आ रहा है, इस कारण से मोटर स्टार्ट नहीं होगी, या बियरिंग जाम हो गई है, अधिक लोड, या तो अधिक लोड, बियरिंग जाम हो गई है या अधिक लोड हो गया। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए स्टार्टर खुला है उसको चेक करेंगे, सही कर लेंगे। यदि टर्मिनल पे कम वोल्टेज आ रहा है तो सप्लाई वोल्टेज को जांच करेंगे, यदि कम आ रहा है तो क्या कर देंगे, पहले वोल्टेज को सही होने का इंतजार करेंगे। और यदि बियरिंग जाम है, अधिक लोड है तो क्या करेंगे, बियरिंग को सही करेंगे, यदि खराब है तो बियरिंग को बदल देंगे, और अधिक लोड है तो उसको कम कर देंगे। फिर देखिए और क्या उसमें कारण हो सकते हैं, दोष क्या हो सकता है उसमें डीसी मशीन में। डीसी मशीन का मतलब जनरेटर या मोटर दोनों हो सकते हैं। तो लोड के अंतर्गत मोटर बहुत धीमी चलती है, जब उस पर लोड देते हैं तो मोटर क्या कर रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। तो क्या कारण हो सकता है, लाइन वोल्टेज बहुत कम है, जो लाइन वोल्टेज दे रहे हैं वो कम आ रहे हैं, यानी कि 230 वोल्टेज की जगह पे हम 180 वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज ज्यादा कम होने की वजह से मोटर हमारी धीरे धीरे चलेगी। फिर या तो ओवरलोड हो जाएगी तभी भी मोटर धीरे धीरे चलेगी। क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज की जांच करेंगे, यदि कम है तो उसको सही होने का इंतजार करेंगे या देखेंगे कैसे सही हो रही है तो सही करेंगे। ओवरलोड है तो लोड को कम कर देंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या फॉल्ट आ सकते हैं मोटर में, तो कम लोड होने पर मोटर अति तीव्र गति से चलती है, लोड कम होने पर मोटर बहुत तेज गति से चल रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं, जो क्षेत्र है वो कमजोर हो गया है, जो फील्ड वाइंडिंग है तो वो फील्ड कमजोर हो गया है, किसी कारण से शॉर्ट सर्किट, टर्नों के शॉर्ट सर्किट या कोई वजह हो गया है, जिस वजह से कम लोड होने पर मोटर तीव्र गति से चल रही है। या लाइन वोल्टेज अति उच्च, जो लाइन वोल्टेज आ रही है 230 वोल्टेज की जगह पे 400 वोल्टेज आ रही है, तो इस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। और तीसरा है ब्रश उदासीन तल के बाहर है, जो ब्रश है वो थोड़ा सा जो न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल प्लेन पे नहीं आ रहा है, इस वजह से भी ऐसी समस्या आती है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, संट क्षेत्र में प्रतिरोध की जांच करेंगे, यदि प्रतिरोध ज्यादा अधिक हो गया है तो उसको चेक करके सही करेंगे। फिर इसके बाद लाइन वोल्टेज अधिक आ रहा है तो वोल्टेज की जांच कर लेंगे, जांच करके देखेंगे यदि अधिक आ रहा है तो उसको सही करेंगे या अन्यथा सही होने का इंतजार। यदि ये तल से बाहर निकल गया है, उदासीन जो तल है वो ब्रश से, तो ब्रश को उदासीन तल पे पहले रखें, तो ये इसका निदान हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए लक्षण यह है, जनरेटर वोल्टेज निर्माण में असफल रहता है, जो जनरेटर है वो वोल्टेज निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है, घूमने की दिशा विपरीत हो गई है, जनरेटर जो है क्लॉकवाइज घूमना चाहिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाया जा रहा है, यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज नहीं निर्माण कर पाएगा, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात। यदि मोटर क्लॉकवाइज जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है और वोल्टेज जनरेट करता है, तो यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जनरेट नहीं करेगा, ये पहला कारण हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, घूर्णन की दिशा में परिवर्तन करेंगे, यानी घूमने की दिशा को बदल देंगे, तो ये जनरेटर वोल्टेज निर्माण करने लगेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो ब्रश कम्यूटेटर पर स्थिर नहीं है, जो ब्रश है वो कम्यूटेटर पर स्थिर नहीं है, किसी कारण से उस पर तनाव ना कम हो गया और ऊपर आ गया, तो पहले क्या करेंगे, ब्रश को कम्यूटेटर पर स्थिर करेंगे। फिर और क्या कारण हो सकता है, अवशेष चुंबकत्व तो पूरा समाप्त हो गया, जो रेजिडुअल मैग्नेट
मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो गया, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लैशिंग विधि या फ्लैशिंग विधि से या उसको मोटर की तरह चला करके उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबकत्व को लाएंगे। और कौन सा चुंबकत्व को लाएंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व को लाएंगे। जब अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाएगा और मोटर जनरेटर को जब घुमाएंगे सही दिशा में, तो वो वोल्टेज निर्माण करने में सफल हो जाएगा, वोल्टेज बनाने लगेगा। अवशिष्ट चुंबकत्व को बना लेंगे। अवशिष्ट चुंबकत्व बनाने के लिए कौन कौन विधियां हैं, फ्लैशिंग विधि है, जिसको क्या करेंगे, बाहर से डीसी सप्लाई दे देंगे उसके फील्ड को, तो अवशिष्ट चुंबकत्व को प्राप्त कर लेगा। अन्यथा उस जनरेटर को मोटर की तरह चला देंगे, तभी भी क्या करेगा, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाएगा। और क्या कारण हो सकता है, तो फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट बता रहा है, ओपन है, तो इस वजह से भी वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाएगा। तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, ओपन फील्ड के ओपन सर्किट को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जो फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन है, उसको क्या करेंगे, देखेंगे, देख करके सही कर देंगे, नया वाइंडिंग कर देंगे, जनरेटर वोल्टेज निर्माण करने में सफल हो जाएगा। आगे देखिए, डीसी मशीन के लिए अनुरक्षण प्रक्रिया, मेंटेनेंस प्रोसीजर। जो डीसी मशीन है उसके लिए मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या क्या होता है, कैसे मतलब मेंटेनेंस किया जाता है डीसी मशीन का। देखिए, इसके लिए एक रूटीन ऑपरेशन होता है, नियमित प्रचालन। नियमित प्रचालन किसे कहेंगे, तो नियमित संचालन या प्रचालन वह होता है या वह होते हैं जो वैद्युत मोटरों को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह अथवा अन्य निश्चित अंतराल पर अनुरक्षित किया जाता है। रूटीन ऑपरेशन क्या है, प्रचालन क्या है, वह प्रक्रिया या संचालन जिससे वैद्युत मोटरों को क्या करेंगे, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन ऑपरेशन किया जाता है उस पर, या प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में एक दिन, मतलब कुछ ऐसे का होते हैं कि जिसको प्रतिदिन देखना पड़ता है। कुछ ऐसे मतलब कि उसके मेंटेनेंस प्रोसीजर होते हैं जो प्रति सप्ताह या प्रति माह या प्रति वर्ष इस तरीके से अंतराल पे उसके मेंटेनेंस किए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, रूटीन मेंटेनेंस या रूटीन ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, डीसी मशीनों के लिए निम्न अनुरक्षण की अनुशंसा की जाती है, मेंटेनेंस की अनुशंसा की जाती है। तो कौन कौन मेंटेनेंस किए जाते हैं डीसी मशीन में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक डेली मेंटेनेंस होता है, दैनिक अनुरक्षण मतलब रोज रोज उसको मेंटेन की आवश्यकता पड़ती है। और कौन कौन इसमें डेली के लिए आती है, तो डेली हम लोग क्या करेंगे, मशीन का अर्थ और लीड कनेक्शन को देख करके केवल परीक्षण करें। डेली करना है तो उसको देख करके परीक्षण करना है। मशीन का अर्थ पॉइंट जो अर्थ किया गया है और लीड का जो कनेक्शन उसको देख करके परीक्षण कर लेंगे। फिर इसके बाद जब मोटर चल रही होगी या जनरेटर चल रहा होगा, उस समय कम्यूटेटर पर चिनगारी की जांच करेंगे। ये डेली का काम है। ओवर हीटिंग, अति उष्मन के लिए मोटर बाइंडिंग की जांच करेंगे। अधिकतम मान्य ताप वह है जो हाथ से सुगमता से अनुभव किया जा सके। देखिए, कोई भी मशीन चलती है तो वो हीट होती है, लेकिन अति उष्मन, ओवर हीटिंग किसे कहेंगे, ओवर हीटिंग उसे कहेंगे जब हम उसको हाथ से छुएंगे और छू करके मतलब सह पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तो वो सुरक्षित तापमान है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम हाथ रखते हैं और तुरंत जल जाते हैं तो वो क्या हो रही है, उस समय ओवर हीट हो रही है, उसको क्या कहेंगे, ओवर हीटिंग कहेंगे। ये सब डेली टेस्ट करने वाली चीजें हैं। फिर इसके बाद नियंत्रण उपकरण का परीक्षण, जो उसमें वोल्ट मीटर, एमीटर या उसमें रियोस्टेट वगैरह जो भी लगे हैं नियंत्रण करने के लिए, स्टार्ट बटन, ये सब स्टार्टर वगैरह, उसका परीक्षण डेली ये सब किया जाता है। फिर इसके बाद मशीन के असाधारण शोर की जांच करेंगे। यदि खराब शोर उस पे से आ रहा है, मतलब पहले जैसा नहीं आ रहा है उसमें से आवाज, तो इसकी जांच करेंगे। ये सब डेली जांच होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं साप्ताहिक अनुरक्षण, वीकली मेंटेनेंस, सप्ताह में एक बार ये मेंटेनेंस किया जाएगा। जैसे कम्यूटेटर और ब्रशों का परीक्षण करेंगे, उसको बढ़िया से देख करके नहीं परीक्षण करना है, उसको टच करके बढ़िया से देख होकर के परीक्षण करना है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग उपकरण की जांच करेंगे, जो स्टार्टिंग उपकरण है उसकी भी जांच करेंगे बढ़िया से। तेल सन्निहित बेयरिंग की जांच करेंगे कि उस पर धूल मिट्टी वगैरह तो नहीं आ गया है। फिर इसके बाद आधार बोल्ट और अन्य बंधकों की जांच करेंगे, जो उस मोटर को फिक्स रखने के लिए, नट बोल्ट से कसने के लिए नट बोल्ट लगाए हैं, उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, हम लोग की मासिक अनुरक्षण आता है, मंथली मेंटेनेंस, यानी कि ये महीने में एक बार ये मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें क्या है, नियंत्रकों का मरम्मत करें, जो भी कंट्रोलिंग के लिए इक्विपमेंट उस पर लगे हुए हैं उसका क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, उसको देखेंगे कुछ खराब है तो सही कर देंगे, थोड़ा बहुत भी खराब है तो उसको सही किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है मासिक अनुरक्षण में, मंथली मेंटेनेंस में, उच्च गति बेयरिंग के तेल को बदल देंगे। जो हाई स्पीड बियरिंग है उसमें तेल भरा जाता है, तो उस तेल को क्या कर देंगे, बदल देंगे। कब, महीने में एक बार।
फिर इसके बाद आयल सर्किट ब्रेकर की जांच करेंगे। एक आयल सर्किट ब्रेकर होता है जो सर्किट को ब्रेक करता है आयल के बीच में। जैसे इस तरीके से कंटेक्ट है, तो इसके सर्किट ब्रेकर के कंटेक्ट जो होते हैं तेल में डूबे रहते हैं, इस तरीके से तेल में भरे रहते हैं और इसी में खोला जाता है, बंद किया जाता है। तो इस आयल सर्किट ब्रेकर को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद बाइंडिंग के इंसुलेशन की जांच करेंगे। जो बाइंडिंग है उसके इंसुलेशन का जांच करेंगे। 1 मेगा ओम से किसी भी समय कम नहीं आना चाहिए प्रतिरोध। तो बाइंडिंग इंसुलेशन की जांच करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, मेगर के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से, मेगर के माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अर्धवार्षिक अनुरक्षण, हाफ ईयरली मेंटेनेंस। हाफ ईयरली मेंटेनेंस में क्या आता है, तो ब्रशों की जांच करें, आवश्यक हो तो बदल दें। ब्रश की जांच करेंगे वार्षिक में, हाफ 6 महीने में एक बार चेक करेंगे, आवश्यक हो तो बदल देंगे। बाइंडिंग की जांच करें, यदि आवश्यक हो तो बाइंडिंग और वार्निश को गर्म करें। यदि नापेंगे इंसुलेशन पर दूध कम आ रहा है तो क्या करेंगे, वार्निश कर देंगे या उसको गर्म वर्म करके इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। फिर अगला पॉइंट है, बाल और रोलर बियरिंग में ग्रीस की जांच करें। जो बाल बियरिंग और रोलर बियरिंग है उसमें ग्रीस की भी जांच करें। अब देखिए, सभी बियरिंग का तेल निकाल दें और उसको पेट्रोल से, जिसमें तेल की कुछ बूंदें हैं, स्वच्छ करें तथा स्वच्छ तेल को पुनः भर दें। क्या करेंगे, बेयरिंग है उसमें से तेल को निकालेंगे और उसमें पेट्रोल से, जिसमें तेल की कुछ बूंदें हैं, स्वच्छ करेंगे तथा स्वच्छ करके तेल से पुनः भर देंगे। जो ऑयल बेयरिंग होती हैं उसके लिए बताया जा रहा है। अब देखिए, वार्षिक अनुरक्षण में क्या क्या किया जाता है, साल भर में एक बार तो सभी उच्च गति बेयरिंग की जांच करना होता है, चाहे वो खराब हो या सही, जांच करना है। फिर दूसरा पॉइंट है, सभी मशीन बाइंडिंगों में भली प्रकार से स्वच्छ शुष्क वायु के प्रवाह से स्वच्छ करेंगे। मोटर चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे, जो मशीन की बाइंडिंग है उसको सूक्ष्म वायु से स्वच्छ रहेगी। शुष्क, शुष्क मतलब नमी फ्री वायु क्या करेंगे, उसमें से प्रवाहित करवा करके उसको साफ करेंगे। जिन मशीनों को कठिन परिचालन स्थितियों में रखा गया है उनका ओवरहॉलिंग करेंगे, मतलब सब कुछ उसका खोल करके मेंटेनेंस कर देंगे साल भर में एक बार, जो हमेशा चलती हैं और ऐसी जगह पे रखी हैं जहाँ पे थोड़ा कठिन परिचालन स्थिति है, तो वहाँ पे ओवरहॉलिंग करेंगे। फिर अगला पॉइंट है, स्विच परिस्थितियों मोटर जनरेटर बाइंडिंग के बीच अर्थ रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। अर्थ रेजिस्टेंस की जांच करेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस की जांच करेंगे सभी बाइंडिंगों के बीच में। जैसे कहने का मतलब कि एक शंट फील्ड बाइंडिंग रहेगी, सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, आर्मेचर बाइंडिंग है, तो इनके बीच में क्या करेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध और अर्थ प्रतिरोध को टेस्ट करेंगे। यदि सही नहीं है तो उसको वार्निश करेंगे, वार्निश करके उसको सही करेंगे। अगला पॉइंट है, आर्मेचर और क्षेत्र के बीच वायु अंतराल की जांच करेंगे। जो आर्मेचर है और फील्ड है उसके बीच में एयर गैप की जांच करेंगे, कितना एयर गैप है। फिर इसके बाद ओवरहॉलिंग से पूर्व व बाद में इंसुलेशन प्रतिरोध की भी जांच करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध को हमेशा टेस्ट किया जाता है। तो किससे टेस्ट करते हैं, तो मेगर से टेस्ट किया जाता है, जिसका मान कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो बाइंडिंग को फिर से करेंगे या रीवार्निश करेंगे, फिर से वार्निश करेंगे। ये वार्षिक अनुरक्षण हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए, अनुरक्षण करेंगे जब, मेंटेनेंस करेंगे तो एक लिखना पड़ेगा, जब टेस्ट किए तो उस समय क्या था, सही किया गया उस समय क्या था, तो उसके लिए एक कार्ड बनता है, उसी को कहा जाता है मेंटेनेंस कार्ड। तो ये देखिए, रिपोर्ट ऑन रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए मेंटेनेंस कार्ड का प्रारूप है। तो इसमें क्या करेंगे, अनुरक्षण की तिथि लिख देंगे, किस डेट में उसको मेंटेनेंस किया गया है, और उसमें जब मेंटेनेंस करेंगे तो किस पद्धति से उस मेंटेनेंस कर रहे हैं, उस पद्धति से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे किस प्रोसीजर से आप वहां पे कर रहे हैं। आपने जब मेंटेनेंस किया तो क्या उसमें दोष प्राप्त किए, कौन सा उसमें फॉल्ट था, उस फॉल्ट को लिखिए। फिर इसके बाद परीक्षक का हस्ताक्षर आएगा, ये अटेंड बाय, मतलब जो अटेंड किया उसको वो हस्ताक्षर करेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद सूचित किए जाने वाले का हस्ताक्षर, रिपोर्टेड बाय, जो इसकी सूचना दे रहा है कि इसमें ये सब फॉल्ट आ रहे हैं, वो क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। वो सूचना देकर चला गया। अटेंड कौन कर रहा है, सही कौन करने जा रहा है, वो अटेंड जो कर रहा है यहाँ पे। और इसमें कुछ नोट वोट वगैरह टिप्पणी लिखना है तो यहाँ पे लिख। इसी तरीके से अगले मतलब कि रूटीन टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे।
तो ये अनुरक्षण कार्ड इस तरीके से भरता जाएगा, बनता जाएगा। और इस तरीके से ये पूरा मतलब ये जब जब रूटीन टेस्ट जैसे मान लीजिए कि साप्ताहिक कर रहे हैं तो एक सप्ताह में आए यहाँ पे लिख के चले गए, दूसरे सप्ताह में इसमें, तीसरे सप्ताह में आए यहाँ पे लिख कर चले गए, चौथे पांचवें ऐसे मतलब लिखते जाए। तो ये हमारा मेंटेनेंस कार्ड होता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए ये मेंटेनेंस कार्ड, अनुरक्षण कार्ड रिपोर्टेड ऑन टेस्ट डिटेल, इस पे टेस्ट वोस्ट कर देंगे उसके लिए अनुरक्षण कार्ड बनेगा मेंटेनेंस कार्ड। तो इसमें परीक्षण की तिथि यानी मेंटेनेंस का जो जिस दिन परीक्षण करने जा रहे हैं उसकी तिथि लिखेंगे, वो अनुरक्षण की तिथि थी, अनुरक्षण की, मेंटेनेंस की, ये परीक्षण की, उस पर टेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे तिथि लिखेंगे, किस पद्धति से किया वो लिखेंगे, परीक्षण का विवरण लिख देंगे, जो जो परीक्षण किया है वहां पे, परीक्षण का परिणाम लिखेंगे, सही हुआ कि गलत नहीं हुआ, क्या रिजल्ट उसका निकला यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षक का हस्ताक्षर, जो परीक्षण कर रहा है उसका हस्ताक्षर, यहाँ पे सूचित किए जाने वाले का हस्ताक्षर, जो सूचना दिया है वो यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ परीक्षक जो परीक्षक टेस्ट कर रहा है वो हस्ताक्षर करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे टिप्पणी नोट में कुछ वगैरह लिख देंगे, जो भी वहां पे स्पेशल लगेगा लिखने के लिए लिख दिया। तो इस तरीके से ये भी रूटीन टेस्ट का एक पार्ट होता है मेंटेनेंस अनुरक्षण, मेंटेनेंस कार्ड या अनुरक्षण कार्ड। रूटीन टेस्ट मतलब महीना में एक बार या सप्ताह में एक बार या अर्धवार्षिक, ये सब इसमें भरना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं मोटर सर्विस कार्ड। मोटर यदि खराब हो गई है तो उसकी सर्विस करना है, सर्विस, तो उसके लिए कार्ड बनता है। तो देखिए कार्ड कैसे बनेगा, कहाँ पे क्या भरना पड़ता है, ये सब जो कंपनियां होती हैं या बड़ी बड़ी जो भी मतलब के वर्कशॉप होते हैं वहां पे ये सब जरूरी होता है कार्ड बनाना। तो मोटर का सर्विस कार्ड जो होता है कैसे बनाएंगे, डेट ऑफ रिपेयर, किस दिन उसकी रिपेयर कर रहे हैं वो रिपेयर का डेट डालेंगे, रिपेयर एंड पार्ट रिप्लेस्ड, जो रिपेयर किए हुए हैं वो लिखेंगे, यदि कोई उसमें रिप्लेस किए हैं, पार्ट खराब हो गया था उसको बदले हैं, उस पार्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, डेट यहाँ पे लिखेंगे, पार्ट का नाम लिखेंगे, या रिपेयर मरम्मत किए हैं उस पार्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर काजेज, कारण, किस कारण से ये सब प्रॉब्लम आई थी मोटर में उसको लिखेंगे, कारण को। रिपेयर्ड बाय सिग्नेचर, जो उसकी रिपेयरिंग कर रहा है वो यानी कि जो मिस्त्री है वो सिग्नेचर करेगा। इसके बाद सुपरवाइजर बाय सिग्नेचर, जो सुपरवाइज कर रहा है मतलब उस मिस्त्री के ऊपर क्या कर रहा है, देख रहा है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। सुपरवाइजर जो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह है उसके ऊपर जो सुपरविजन कर रहा है वो यहाँ पे सिग्नेचर करता है। इसके बाद रिमार्क, इसमें कुछ टिप्पणी वगैरह लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से मोटर है तो खराब होगी होगी, बहुत सारी मोटरें लगी रहेंगी किसी कंपनी या और यदि कहीं वर्कशॉप वगैरह कहीं कुछ है तो एक मोटर खराब हुई अपना यहाँ पे लिख दिया, दूसरी मोटर आई यहाँ पे, फिर जो मोटर बन के आई थे कुछ दिन में वो भी खराब हो जाएगी तो यहाँ पे बनने के लिए आएगी, तो सब इस तरीके से भरा जाएगा। तो ये मोटर का सर्विस कार्ड इस तरीके से होता है और इस तरीके से भरा जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए एसी टू डीसी ड्राइव कंट्रोल, एसी से डीसी ड्राइव के नियंत्रण, कहने का मतलब एसी सप्लाई है और डीसी ड्राइव के नियंत्रण, मतलब एसी से डीसी को चेंज करके डीसी ड्राइव को चलाया जा रहा है, तो इससे मतलब है इसका। देखिए एसी या डीसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। जो एसी या डीसी ड्राइव होती है क्या कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है, उसमें मॉसफेट लगा रहता है, एफईटी, डायक, ट्रायक, ये सब मतलब कि थायरिस्टर फैमिली वगैरह सब उसमें लगी रहती है। तो इसलिए ये जो फैमिली होती है क्या कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जिसे एक निर्धारित आवृत्ति तथा वोल्टेज को परिवर्तित आवृत्ति तथा परिवर्तित एसी वोल्टेज में बदला जाता है। इसे इन ड्राइव को समायोजित गति ड्राइव अथवा परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव यानी कि VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आदि नामों से जाना जाता है। यह क्या क्या नियंत्रित करती है, तो यह निम्न नियंत्रित करती है, पहले स्पीड को नियंत्रित करेगी, फिर इसके बाद टार्क को नियंत्रित करेगी, हॉर्स पावर एचपी को नियंत्रित करेगी, मोटर की घूर्णन दिशा को भी ये नियंत्रित करती है। कौन करती है, VFD या एसी या एसी टू डीसी ड्राइव। आगे देखते हैं लाभ इसके क्या क्या है। इसमें देखिए गति को नियंत्रित करते हैं, तो इसको शून्य से मैक्सिमम तक प्राप्त कर सकते हैं। शून्य, ये यहाँ पे नॉर्मल, मैक्सिमम तक इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमें 1500 आरपीएम की मोटर है
तो इस पे 800 आरपीएम प्राप्त करना है तो आसानी से कर लेंगे, 700 भी करना है तो कर लेंगे, 1600 भी करना है तो ऊपर की भी कर लेंगे, 1800 करना है तो अभी भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इस बीएफडी के माध्यम से या एसी टू डीसी ड्राइव के माध्यम से। फिर ऊर्जा की बचत हो जाती है, इसमें पावर लॉसेस कम होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग होती है वो पावर लॉसेस बहुत ज्यादा कम करती है। इसका जो प्रचालन होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता है, बाहर से कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता है। इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। ये आकार में छोटा एवं हल्के होते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी लगी हुई है। इसका देखिए अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं तो पंखा में, ब्लोअर में, कंप्रेसर में, पंपों में, लेथ मशीन, इन सब में इसका यूज करते हैं। किसका? बीएफडी या एसी टू डीसी ड्राइव का यूज करते हैं। अब देखिए डीसी टू डीसी ड्राइव कंट्रोल यानी कि इसे चोपर सर्किट भी कहा जाता है। तो इसका अधिकतर प्रयोग पूरे संसार में ट्रैक्शन वर्क में होता है। ट्रैक्शन का मतलब जो ट्रेन वगैरह या ट्रैक्शन वर्क होता है वहां पे यूज। तो डीसी टू डीसी ड्राइव से निम्न नियंत्रण होता है, पावर या त्वरण का कंट्रोल किया जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मोटर चल रही होती है तो उस मोटर को जनरेटर की तरह काम करवा करके उसकी ऊर्जा को हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। या रियोस्टेटिक ब्रेक्स कंट्रोल में भी इसका यूज करते हैं डीसी डीसी ड्राइव का। इसमें होता क्या है कि डीसी सप्लाई को डीसी डीसी को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर इसके बाद अगला इसका क्या मतलब कि नियंत्रण है तो रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक ब्रेक कंट्रोल संयुक्त रूप में। वहां पे रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक मतलब कहने का मतलब कि इस मोटर यदि चल रही है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है, इसको बंद करना है, मोटर को रोकना है तुरंत, तो क्या करते हैं इसको जनरेटर की तरह एक तो यूज करवा लेते हैं, दूसरा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग यानी कि प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध लगा करके इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवा करके यहाँ पे पावर लॉसेस, मैकेनिकल एनर्जी की पावर लॉसेस यहाँ पे लॉस करवा देते हैं, तो इसे रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कहा जाता है। तो ये दोनों मतलब कि रीजनरेटिव और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग सिस्टम संयुक्त रूप में भी इसमें होता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं तो सर्वो मोटर या रोबोटिक्स में करते हैं। एक सर्वो मोटर होता है और रोबोटिक्स का मतलब कि रोबोट टाइप का कुछ बना हुआ है, वहां पे हम लोग डीसी डीसी ड्राइव कंट्रोल का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं डीसी वोल्टेज को ही डीसी में कंट्रोल कर लिया जाता है। डीसी ऐसा नहीं कि पहले देखिए एसी टू डीसी ड्राइव में क्या होता है कि पहले एसी सप्लाई को डीसी में बदला जाता है, ठीक है ना, फिर इसको कंट्रोल किया जाता है, जबकि डीसी में डीसी को ही कंट्रोल कर लिया जाता है डायरेक्ट। अब आगे देखिए, अब इन सब से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द काजेज फॉर द फॉल्ट दैट ब्रश मेक्स चैटरिंग नॉइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो ब्रश है उस पे चैटरिंग की नॉइज आ रही है, तो जो ये फॉल्ट है ये किसके कारण से आ रहा है वो बताना है। तो ऑप्शन है ओवरलोडिंग, मतलब ज्यादा लोड दे दिया गया है। बी ऑप्शन है इनसफिशियंट ब्रश टेंशन, यानी कि ब्रश पे तनाव जो है वो सफिशियंट नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है। या सी ऑप्शन है एक्सेसिव ब्रश प्रेशर, ब्रश ब्रश जो है ब्रश पे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है। या डी ऑप्शन है इनसफिशियंट ब्रश स्प्रिंग प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर, जो ब्रश है उस पे प्रेशर जो है वो थोड़ा कम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें देखिए जो ब्रश है उस पर कम तनाव देंगे, कम टेंशन रहेगा, कम तनाव रहेगा, तो ये चैटरिंग की नॉइज मतलब आवाज आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर व्हाट सिम्टम्स विल ऑकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट साइज और ग्रेड ब्रशेस। डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में जो ब्रश लगे हुए हैं उसकी साइज इनकरेक्ट है या ग्रेड उसका इनकरेक्ट है, तो क्या हो सकता है, कौन सी घटना घट सकती है ये बताना है। तो इसमें से देखिए कौन सी घटना घट सकती है। ओवर हीटिंग ऑफ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर ज्यादा हीट होगा। मोटर मोर वोल्टेज ड्रॉप इट ब्रशेस, ब्रश पे मोटर अधिक वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। या ब्रश मेक्स चैटरिंग नॉइज, ब्रश पे चैटरिंग की आवाज आएगी। या हैवी स्पार्किंग प्रोड्यूस एट द कम्यूटेटर। देखिए यदि सही साइज का नहीं लगाएंगे और सही ग्रेड का नहीं लगाएंगे ब्रश, तो कम्यूटेटर होगा उस पर हैवी स्पार्किंग होगी।
तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए, व्हाट इज द रिमेडी फॉर ओवर हीटिंग ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में ओवर हीटिंग का क्या मतलब की है, कारण वो बताना है। तो देखिए क्या है, टेस्ट फॉर ब्रश टेंशन, ब्रश पे टेंशन की दबाव की चेक करें। यूज करेक्ट ग्रेड ऑफ ब्रश, ब्रश के ग्रेड का सही प्रयोग करें। या क्लीन एंड पॉलिश द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो कम्यूटेटर है उसके पॉलिश को क्लीन करें, साफ करें। एडजस्ट द ब्रश टेंशन टू द लीवर वैल्यू, मतलब ब्रश पे जो तनाव है उसको लीवर के माध्यम से एडजस्ट करें। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, एडजस्ट द ब्रश टेंशन टू द लीवर वैल्यू। जो ब्रश पे तनाव है इसको लीवर के माध्यम से क्या करेंगे, तो जो ओवर हीटिंग का कारण है वो दूर हो सकता है कम्यूटेटर पे। ये सब हम लोगों ने उसमें जो दोष निवारण चार्ट था उसमें पढ़े थे, ये सब है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है क्या, व्हाट इज द कॉजेज फॉर द फॉल्ट दैट बियरिंग ओवर हीटिंग इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में जो हीट हो रही है बियरिंग फॉल्ट के कारण से ओवर हीट हो रही है, तो क्या मतलब के कारण हो सकता है? डीसी जनरेटर की जो बियरिंग है वो ओवर हीट हो रही है, तो किस कारण से हो रही है ये बता देना है। देखिए, अनबैलेंस आर्मेचर, जो बैलेंस आर्मेचर है वो अनबैलेंस्ड है। या मार्जिन मटेरियल इन एयर गैप, मतलब एयर गैप ज़्यादा हो गया है। या मोर करंट इन आर्मेचर, आर्मेचर में ज़्यादा धारा हो गई है। या इनकरेक्ट ग्रेड ऑफ ब्रश बियरिंग ग्रीस, जो बियरिंग की ग्रीस बियरिंग है उसमें ग्रीस जो लगाई गई है वो इनकरेक्ट है। तो ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बियरिंग में ग्रीस इनकरेक्ट ग्रेड की लग गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेज फॉर द फॉल्ट दैट डीसी मोटर स्टॉप आफ्टर रनिंग शॉर्ट टाइम विथ लोड? मतलब कि डीसी मोटर बंद हो जा रही है रनिंग के समय, कुछ समय के बाद जब लोड लगाया जा रहा है, तो क्या उसमें दोष हो सकता है? लाइन वोल्टेज टू लो, इनसफिशिएंट टॉर्क टू ड्राइव, ओपन सर्किट इन द आर्मेचर, ब्रशेस आर आउट ऑफ न्यूट्रल प्लेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनसफिशिएंट टॉर्क टू ड्राइव, यानी कि जो ड्राइव है उस पर जो टार्क लग रहा है उस पर्याप्त नहीं लग रहा है। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द रिमेडी ऑफ फॉर द फॉल्ट दैट मोटर रन्स टू फास्ट अंडर लोड इन डीसी मोटर? मतलब कि डीसी मोटर लोड पर, अंडर लोड पे मतलब कम लोड पे तेज चल रही है, तो क्या उसमें दोष हो सकता है? क्या दोष हो सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब कैसे दूर करेंगे, सॉरी कैसे दूर करेंगे ये बताना है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, चेक फॉर ओपन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रजिस्टर, सेट द ब्रशेस ऑन न्यूट्रल प्लेन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेट द ब्रशेस ऑन न्यूट्रल प्लेट। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डीसी मोटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट इन स्टार्टर ऑकर्स? देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मतलब कह रहा है कि यदि स्टार्टर में, जो स्टार्टर है उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया है, तो डीसी मोटर में क्या मतलब हो सकता है? तो क्या हो सकता है? मोटर will not run, motor run too fast under load, motor run too slow under load, motor stop after running short time। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोटर विल नॉट रन, मोटर नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ द स्पीड इज कंट्रोल बाय एसी डीसी ड्राइव? जो एसी डीसी ड्राइव होती है उससे स्पीड का कंट्रोल किया जाता है, तो कैसे करते हैं? बाई एडजस्टिंग द फ्लक्स, बाई बेरिंग द करंट, बाई एडजस्टिंग द वोल्टेज, बाई एडजस्टिंग द, तो देखिए फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बाई एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डीसी डीसी कन्वर्टर ड्राइव? डीसी डीसी कन्वर्टर ड्राइव का अदर नाम, अन्य नाम क्या है? तो अदर नाम क्या है? चोपर होता है, अदर नाम चोपर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी डीसी कन्वर्टर ड्राइव आर वाइडली यूज्ड इन, अधिकतर किस में यूज की जाती है डीसी डीसी कंट्रोल ड्राइव? कहाँ पे करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं, वैद्युत ट्रैक्शन में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग अगली कक्षा में, जो आने वाली अगली कक्षा होगी उसमें क्या पढ़ेंगे?
बाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले इंसुलेटिंग पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, टेप क्या होता है देखेंगे, क्लिप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, वार्निश क्या होती है, बाइंडिंग तार जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद वास्तविक बाइंडिंग से पूर्व कॉइल को माप ज्ञात करने के लिए देखेंगे, फील्ड कॉइल का संयोजन देखेंगे, फील्ड कॉइल के सही संयोजन का परीक्षण करने की विधियां देखेंगे। जो फील्ड कॉइल बाइंडिंग कर रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, तो उसमें सही संयोजन हुआ है कि नहीं हुआ इसका टेस्ट। फिर इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये आगे आने वाली कक्षा में इसको पढ़ेंगे। ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।